दिल्ली उस टाइम बहुत ही बड़ा इनसिक्योर प्लेस कह सकते हैं लड़कियों के लिए। और मैं बाहर निकली और जब 2-3 महीने के बाद मेरी सैलरी आई ना, वो जो मैसेज आता है, कोविड वॉज ऑब्स्टिकल फॉर एवरीवन बट वॉज अपॉर्चुनिटी फॉर मी। सारे एंथोलॉजीज उस टाइम चल रहे थे, बहुत सारे बुक्स पब्लिशिंग के, और धीरे धीरे बहुत सारी जगह पे फ्रीलांसिंग का ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के साथ में काम करने लगी। ज़्यादा पैसे नहीं आते थे, 1000-1500 महीने का आ जाता था, बट ये था कि कुछ तो आ रहा था। जहाँ पे लोगों की जॉब जा रही थी, जहाँ पे बिल्कुल भी पैसे नहीं आ रहे थे, मुझे कुछ तो आ रहा था, ये तो मुझे पता था। लेखिका, शायरा, आप सबका यहाँ स्वागत करती हूँ। तो शायरा हूँ तो अपने अंदाज में एक शुरुआत करना चाहूँगी कि ना संघर्ष छोड़ा ना मेहनत छिपाई, ना संघर्ष छोड़ा ना मेहनत छिपाई, गुलामी के दिनों में आज़ादी की यादें काम आई, ना इबादत छोड़ा ना कायनात पर विश्वास, ना इबादत छोड़ा ना कायनात पर विश्वास, पर आज भी जिंदगी भटक रही है, समेटे संघर्षों का ताज, संघर्षों का ताज। तो आज मैं यहाँ अपनी एक बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ, और आई होप कि मेरी स्टोरी आप लोगों को मोटिवेट करे, इंस्पायर करे और आगे बढ़ने में हेल्प करे। मैं झारखंड प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। झारखंड एक ऐसा राज्य है जो बिहार से 2014 नवंबर को अलग हुआ था, और एक ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे आदिवासियों का बसेरा है, और उसी राज्य से मैं बिलोंग करती हूँ। और जो मेरी जगह का नाम है वो है माइथन डैम। वहाँ एक डीवीसी ने अपना हाइड्रो पावर प्लांट बसा रखा है, तो वो एक डीवीसी का कॉलोनाइज एरिया है, और बेसिकली वो झारखंड और बंगाल का बॉर्डर है। लेखनी के सफ़र में ले चलूँगी, उसके पहले मैं ये बता दूँ, आज के टाइम पे मैं PW ओनली IAS में कंटेंट रिव्यूअर हूँ, उसके पोस्ट पे। और शुरू करते हैं अपनी लेखनी का सफ़र। मैं केंद्रीय विद्यालय की छात्रा थी, और क्लास 10 में जब मेरे टीचर ने एक स्वरचित कविता, स्वरचित यानी कि सेल्फ क्रिएटेड पोएम, वो लिखने के लिए जब दिया था मुझे, तो मैंने लिखा था, और मेरे दादाजी ने उसको विषय दिया था, और उसका विषय था देश का नैतिक पतन, जो कि मेरे लाइफ का पहला कविता था। 2010 की बात है। तो किसी ने भरोसा नहीं किया कि मैंने लिखा, फिर 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, और बस लिखती चली गई, और यही से मेरा लिखने का सफ़र शुरू हुआ। चलते हैं अब रांची के सफ़र पे। जब मैं रांची पहुंची, जिसको आप धोनी का शहर कहते हैं, जहाँ धोनी जो हमारे बहुत ही बेस्ट क्रिकेटर हैं, वो उनका घर है वहाँ पे। मैं 2016 में अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मैं वहाँ कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए पहुँची। वहाँ पे 2017 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कवि सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने का। उस टाइम बहुत ज़्यादा मैंने एक्सपीरियंस तो गेन नहीं किया था, मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं था, बस लिखती थी। तो वहाँ जाने के बाद समझ में आया कि लिखने का कितना बड़ा क्षेत्र है, कितने धुरंधर लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। ये बात मैंने अपने घर पे बताई, और फिर घर वालों का सपोर्ट नहीं मिला। घर वालों ने कहा कि कंपटीशन का तैयारी करने गए हो तो उस पे फोकस करो रैदर देन इन चीज़ों पे, क्योंकि इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। और सही बात है, एक मिडिल क्लास फैमिली में सरकारी नौकरी और पढ़ाई सबसे बड़ी चीज़ होती है, और उनके लिए था कि लिखने विखने से आप जॉब नहीं कर सकते, तो आप इन चीज़ों पे फोकस करो। ठीक है, मैं जाती थी कवि सम्मेलन में, बहुत सारे कवि सम्मेलन राज्य में रहकर किए मैंने, बट वो खुशी नहीं मिलती थी मुझे, जस्ट बिकॉज कि मैं जाती थी करने, बट मुझे मैं उसको घर पे नहीं बता सकती थी कि मैं यहाँ पहुँची हूँ, जबकि मैं अच्छे काम कर रही थी। पर मेरा सबसे बड़ा दुख उस टाइम ये था कि मैं इन चीज़ों को अपने पेरेंट्स तक नहीं पहुँचा सकती। खैर, उसके बाद तो 2019 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी, और मेरी पहली कमाई थी वो। मुझे आकाशवाणी में जाकर के रिकॉर्डिंग करना था, अपने कविता को बोलना था, और मुझे 500 रुपीज़ मिला था। तो वो मेरी दैट वाज माय फर्स्ट अर्निंग ऑफ माय लाइफ। एंड आज तक मैंने घर वालों को भी नहीं बताया, तो शायद इस टॉक शो से पहली बार उन्हें पता चले।
तो ये थी मेरी यूपीएससी की जर्नी भी यहाँ से स्टार्ट हुई। मुझे यूपीएससी के बारे में पता चला और मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में लगी। यूपीएससी के बारे में मुझे पता पहले से था, सपना बचपन से देखा था कि आईएएस बनना है, बट मैंने कभी उसके बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाई थी। तो पहला अटेम्प्ट दिया मैंने 2019 में और फिर उससे बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, बहुत कुछ किया, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं निकला। बट हाँ, बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली और वहाँ से फिर कुछ ऐसे फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स आए जिसकी वजह से मुझे वहाँ पे जॉब ढूंढना पड़ा। मुझे जॉब चाहिए था और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, क्योंकि मेरे पास एक राइटिंग स्किल्स थी और एसएससी वगैरह की कंपटीशन की तैयारी की थी, तो मुझे रीजनिंग और मैथ्स का अच्छा नॉलेज था। एज आई एम मैथ ग्रेजुएट, मैथमेटिक्स ग्रेजुएट, तो मुझे मैथ्स का काफ़ी नॉलेज था। तो मैं मैथ्स और रीजनिंग की फैकल्टी बंद हो गई 2-3 महीने, बट मुझे पैसे नहीं मिलते थे या नहीं आ पाते थे बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, वो चल रहा था गुजारा, बट तब तक मैंने अपना लिखना कविताएं लिखना छोड़ दिया था। बहुत सारे रिश्तेदारों ने थोड़ा सा कान भरा था पेरेंट्स का कि नहीं लिखना चाहिए, कंपटीशन की तैयारी कर रही है, गवर्नमेंट जॉब में हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के लिए गवर्नमेंट जॉब और पढ़ाई सबसे प्रायोरिटाइज चीज़ होती है। तो वो हुआ। अब आया कोविड के जस्ट 1 महीने पहले मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया के एक प्रोजेक्ट पे भी काम किया था, बट अनफॉर्चुनेटली कोविड के टाइम पे मेरे वो पैसे भी नहीं आए। तो डिप्रेशन ऐसा था कि पैसे नहीं आ रहे हैं, जॉब कर रही हूँ, वहाँ भी वो पॉइंट था। तो फिर मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, हम फिर से लिखना रिज्यूम करते हैं। मम्मी हमेशा कहती थी तुम हमेशा फ़ोन पे बिजी रहती हो, क्या करती हो, पढ़ लिया करो, एग्ज़ाम है। कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे उस टाइम तक ये समझ में आ गया था कि मेरे पास एक स्किल है, राइटिंग स्किल, और उसको लेकर के मैं आगे बढ़ सकती हूँ। मेरे पास यूपीएससी का नॉलेज था, मेरे पास राइटिंग स्किल्स थे, और दोनों को कंबाइन करके कुछ ना कुछ मुझे करना था। मैंने लिखना शुरू किया। अब यहाँ से आपको एक पहला जर्नी का शुरुआत करते हैं। कोविड blessings in disguise. COVID was obstacle for everyone, but was opportunity for me. कैसे? आगे की जर्नी में देखेंगे। अब हुआ कुछ यूँ कि बहुत सारे ऑनलाइन कंपटीशन स्टार्ट हुए उस टाइम पे, क्योंकि लोगों के पास बहुत टाइम था। लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे, कुछ प्रोडक्टिव कर रहे थे, कुछ डिस्ट्रक्टिव कर रहे थे। मैंने प्रोडक्टिव चुना और मैंने कई सारे एंथोलॉजीज उस टाइम चल रहे थे, बहुत सारे बुक्स पब्लिशिंग की चल रही थी। मैं उसमें अपनी चीज़ें देने लगी, पब्लिश हुए, और फिर उसके बाद बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते थे ऑनलाइन जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया एंड मैं रैंक भी आती थी कि एक दो में तो मैंने फर्स्ट रैंक भी हासिल किया था। तो ये चीज़ें अब फैमिली के तक जब पहुंची तो थोड़ी थोड़ी उन्हें चीज़ें अच्छी लगने लगी। फिर ऑनलाइन 1-2 इंटरव्यू भी हुए उस चीज़ को लेके। 3-4 महीना ये पूरा जर्नी चला, बट इससे पैसे तो नहीं आ रहे थे, ये तो मुझे पता था, और मुझे कमाना था अल्टीमेटली पैसा। तो मैंने क्या सोचा, मेरी एक फ्रेंड है, मैंने वो यूपीएससी के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि कोई अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, मेरे पास राइटिंग स्किल्स है, यूपीएससी का नॉलेज है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप एक काम करो, आप मेरे साथ जुड़ो और कुछ ऐसे कंटेंट लिखो। उस टाइम कनिष्क कटारिया टॉपर बने थे, तो उस पर मैंने आर्टिकल लिखा, 1-2 आर्टिकल्स लिखे, और धीरे धीरे बहुत सारी जगह पे फ्रीलांसिंग का ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के साथ मैं काम करने लगी। ज़्यादा पैसे नहीं आते थे, 1000-1500 महीने का आ जाता था, बट ये था कि कुछ तो आ रहा था। जहाँ पे लोगों की जॉब जा रही थी, जहाँ पे बिल्कुल भी पैसे नहीं आ रहे थे, मुझे कुछ तो आ रहा था, ये तो मुझे पता था। मैंने कहा मुझे अब इस अपॉर्चुनिटी को लेके आगे बढ़ना है। उसके बाद फिर 3-4 महीने के बाद जब सब कुछ लॉकडाउन खुला, चीज़ें नॉर्मल हुई, मैं वापस से रांची गई और वहाँ पे मैंने ये ठान लिया था कि जितना एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है इस पूरे ड्यूरेशन में, पूरे कोविड के टाइम में, उसको मुझे यूटिलाइज करके दिल्ली पहुंचना है। क्यों? पहला पॉइंट ये था कि मुझे एक बहुत अच्छी यूपीएससी की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करनी है, और दूसरा ये था कि वो अफोर्डेबल नहीं था उस टाइम पे, तो मुझे जॉब चाहिए था।
तो इस चीज़ के लिए मैं सर्च करना शुरू कर दी, बहुत सारे सर्च किए और फाइनली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी और मुझे एक इंस्टीट्यूट में जॉब मिला दिल्ली में। मैं उसका नाम मेंशन नहीं करना चाहूँगी बट मिला। बट मेरे पास कोई भी पेपर डॉक्यूमेंट्स नहीं आए थे, तो मैंने रिस्क लिया घर पे बताने का इस पूरे जर्नी को, क्योंकि उस टाइम तक तो कोई सपोर्ट कर नहीं रहा था मुझे। बट ये समझ में आ गया जब मैंने अपनी पूरी कोविड की जर्नी उन्हें बताई कि मैंने ऐसे प्रोडक्टिव तरीके से कोविड को यूज़ किया है कोविड के टाइम को, तो माय पेरेंट्स इम्प्रेस्ड और फिर उन्होंने रिस्क लिया कि ठीक है हम जॉब करने देंगे आपको, आप जाइए। बट द बिगेस्ट थिंग इज कि दिल्ली जाना, दिल्ली उस टाइम बहुत ही बड़ा इनसिक्योर प्लेस कह सकते हैं लड़कियों के लिए, क्योंकि निर्भया कांड बहुत फेमस है और उसके बाद से हर पेरेंट्स अपनी बेटी को दिल्ली भेजने के लिए डरते थे। और ख़ास करके मैं जिस जगह से बिलोंग करती हूँ, एक ट्राइबल एरिया कह सकते हो, एक कॉलोनाइज एरिया कह सकते हो डीवीसी का, छोटे से जगह से दिल्ली आना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो अब हम यहाँ से पार्ट 2 में चलेंगे, जर्नी फ्रॉम ट्राइबल बेल्ट टू मेट्रो सिटी। जर्नी फ्रॉम ट्राइबल बेल्ट टू मेट्रो सिटी। अब सबसे बड़ा इनसिक्योरिटी ये था कि बेटी को दिल्ली जैसी जगह पे छोड़ना। हर पेरेंट्स के लिए ये बहुत ही जेन्युइन बात है कि इतने बड़े मेट्रो सिटी में मेरी बेटी कैसे सरवाइव करेगी। इनफैक्ट मैं कभी मतलब झारखंड के बाहर भी मैं कभी नहीं गई थी बहुत ज़्यादा, तो ये था मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी ये कि मुझे दिल्ली जाना है। सपना भी था कि आकर के यहाँ यूपीएससी की तैयारी करनी है, एज इट इज़ अ यूपीएससी हब। तो था कि चलो ठीक है, किसी तरह मेरी मेहनत देख के मेरे पेरेंट्स ने दिल्ली तो मुझे लेकर आ गए। और 1 अप्रैल मेरी ज्वाइनिंग थी। ज्वाइनिंग वगैरह करवाने के बाद 7 अप्रैल को वो वापस चले गए। एंड 21 अप्रैल सेकेंड वेव वॉज वेरी ड्रेस्टिक फॉर मी और सबके लिए था इनफैक्ट। बट हाँ, अगेन आई एम सेइंग दैट कोविड वॉज ऑब्स्टेकल फॉर ऑल बट अपॉर्चुनिटी फॉर मी। दिल्ली में उस टाइम पे मैं नई आई थी और सेकेंड वेव का लॉकडाउन लग चुका था। मेरे पास लैपटॉप नहीं था। मेरे पापा ने बहुत ही जद्दोजहद करके पैसे भिजवाए मुझे और मैंने सबसे पहले लैपटॉप खरीदा, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम सबको मिल रहा था। और मुझे ये समझ में आ गया था कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं छोड़नी है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से वापस चली गई तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। मेरे पेरेंट्स ने बुलाया कि दिल्ली में तुम्हें कोई नहीं, तुम किसी को नहीं जानती, तुम्हें कोई नहीं जानता, कोई फैमिली नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है। हाउ वुड यू सर्वाइव? कैसे रहोगी तुम? हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? हम हर रोज टेंशन में रहेंगे, क्योंकि दिल्ली बहुत सेंसिटिव एरिया हो चुका था। हर घंटे मौत हो रही थी, हर घंटे किसी की सांस जा रही थी। तो ये चीज था कि कैसे करेंगे, कैसे रहेंगे। मैंने कहा हो जाएगा। अगर मैं यहाँ तक पहुंची हूँ तो किसी मकसद से पहुंची हूँ और वो मकसद मुझे पूरा करना है। वो था कि हर घंटे ऐसा लगता था कि अब क्या होगा। जॉब तो कर रही थी मैं, बट जॉब के सैलरी नहीं आ रही थी। 2-3 महीने तक मेरी सैलरी नहीं आई थी। और मेरे पापा का स्कूल बिजनेस था, तो आप समझ सकते हो कि स्कूल बिजनेस का कोविड के टाइम में क्या हाल हुआ था। बट फिर भी मेरे पापा पैसे भेज रहे थे कि मुझे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बाहर हूँ। और कोविड के टाइम में इवन इम्यून सिस्टम आपको बहुत अच्छा रखना था, टेंशन नहीं लेना था, हाइपर नहीं होना था, बहुत सारी चीज़ें थी। बट ये था कि सिचुएशन ऐसा था कि मुझे अपने आप को बिल्कुल ही अच्छा रखना था। एक टाइम पे तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये आ गया था माइंड में कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे पेरेंट्स को मेरी शक्ल तक देखने नहीं मिलेगी, क्या पता किसी और की बॉडी थमा दे। ठीक है, तो ये था। बट अगेन आई एम सेइंग कि हर अपॉर्चुनिटी को, हर चीज़ों, हर वर्स्ट कंडीशन में आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है। मैंने देखी और मैं उससे बाहर निकली। और मैं बाहर निकली और जब 2-3 महीने के बाद मेरी सैलरी आई ना, वो जो मैसेज आता है सैलरी क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, और वो मेरी दैट वाज माय फर्स्ट ऑफिशियल सैलरी
जो मेरे में मैसेज आया था, एंड 12 बजे, रात के 12 या 1 बजे आया था, एंड दैट वाज द टाइम आई ग्रू अप, एंड ऐसा था कि अब मुझे यहाँ से आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। नाउ आई एम अनस्टॉपेबल। 2-3 महीने का वो जो ड्रास्टिक मोमेंट था, एंड बाय गॉड ग्रेस मुझे कोविड भी नहीं हुआ, तो ये सबसे बड़ा सेफ जोन था मेरे लिए। एंड माई पेरेंट्स वॉज वेरी हैप्पी जब मेरी फर्स्ट सैलरी क्रेडिट हुई। और उसके बाद फिर मुझे ये समझ में आ गया था कि अब यहाँ से मैं बिल्कुल आगे बढ़ सकती हूँ। अब मुझे अगर मैं इस कंडीशन में सरवाइव कर सकती हूँ, इस सिचुएशन में सरवाइव कर सकती हूँ, तो मैं कहीं भी सरवाइव कर सकती हूँ। और अगर मैं सरवाइव कर सकती हूँ तो आप में से हर कोई सरवाइव कर सकता है। इवन वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में भी आप सरवाइव कर सकते हो। इवन बहुत सारे पेरेंट्स, जो मेरे पेरेंट्स की भी सोच थी विच इज़ वेरी जेन्युइन, कि हम अपनी बेटी को दिल्ली जैसी मेट्रो सिटी में कैसे भेजेंगे। बहुत एक निर्भया कांड के बाद और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे न्यूज़ आते हैं लड़कियों को लेकर के। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, लड़कियों की सेफ्टी अपने हाथ में है, लड़कियों की सेल्फ इंडिपेंडेंसी अपने हाथ में है। अगर वो अपने आप को खुद सिक्योर नहीं करेगी तो वो कहीं भी सरवाइव नहीं करेगी। अगर वो अपने आप को खुद सिक्योर कर सकती है तो अपने आप को कहीं भी सरवाइव करवा सकती है, चाहे आप इंडिया में कहीं भी जाओ, चाहे वो दिल्ली ही क्यों ना हो, चाहे वो आउट ऑफ इंडिया ही क्यों ना हो। अगर आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करती है चीज़ें कि आप चीज़ों को कैसे टैकल करते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप मेरी स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोविड के टाइम में मैंने सोशल इश्यूज़ पे भी काम किया था। यूथ अगेंस्ट रेप करके एक NGO है, उसके लिए मैंने कंटेंट क्रिएशन का भी काम किया है। तो हाँ, मैं ये कह सकती हूँ मैंने देश की सेवा में, लड़कियों की सिक्योरिटी में अपना हाथ निभाया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जानने को। आज के टाइम पे मैंने बहुत सारे ओपन माइक्स कर रखे हैं। आज के टाइम पे कई कवि सम्मेलन में, हाल फिलहाल मैंने पॉडकास्ट भी किया था, और मेरे 1-2 रील्स काफ़ी वायरल भी हुए थे। और अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने पहले ही बताया था, आई एम अ कंटेंट रिव्यूअर एट PWODIS। साइड में मैं UPSC की तैयारी भी कर रही हूँ। जॉब के साथ थोड़ा टफ होता है, बट यू हैव टू मैनेज। अगेन आई एम सेइंग, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। अगर मैं अपनी स्टोरी से खुद को मोटिवेट कर सकती हूँ तो आप भी अपनी स्टोरी से, अपने बैकग्राउंड से खुद को मोटिवेट कर सकते हो। आपकी मोटिवेशन के लिए आपको किसी भी मोटिवेटिंग वीडियोस की या किसी भी मोटिवेशनल सॉन्ग्स की ज़रूरत नहीं है। आपके मोटिवेशन के लिए आपकी स्टोरी ही काफ़ी है, आपके पेरेंट्स की स्टोरी काफ़ी है। और मैं यही अर्ज करूँगी हर पेरेंट्स से कि आप अपनी बेटी को बाहर भेजिए, अपनी बेटियों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाइए, अपनी बेटियों को बिल्कुल इनसिक्योरिटी फील ही मत होने दीजिए, क्योंकि अगर वो घर पे इनसिक्योरिटी फील करेगी तो वो बाहर भी करेगी। जैसे शुरुआत मैंने अपने अंदाज में किया था, तो अंत भी मैं अपने अंदाज में करना चाहूँगी कि ख्वाहिश छोटी थी, सपने ऊंचे रहा करते थे। गौर फरमाए कि ख्वाहिश छोटी थी, सपने ऊंचे रहा करते थे। साइकिल पर बैठकर भी हम आसमां पे उड़ान भरा करते थे। लोग कहते थे चादर तक ही पैर फैलाए जनाब, लोग कहते थे चादर तक ही पैर फैलाए जनाब, और हम छत की चारपाई पे आसमान उड़ा करते थे। शुक्रिया। जय हिंद। राधे राधे।